बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, क्योंकि आज हफ्ता है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट भी लेना है। इसके साथ साथ उन्होंने इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए हैं। देखते हैं आज वो एतमाद का वोट ले पाते हैं या नहीं। साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं एतमाद का वोट ना ले सका तो अपोजिशन में बैठने को तरजीह दूंगा। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। हफीज़ शेख की नाकामी पर वफाकी वज़रा की ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और ये कहा है कि रिकॉर्ड चेक करने के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम जनाब कुरैशी साहब से गुजारिश करेंगे कि अपने तज़िये का आगाज़ कीजिए अपने पसंदीदा टॉपिक से। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब और मेरे हमवतन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से, उसके हबीब के सदक़े में खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, ये रजब का बड़ा बरकतों वाला महीना चल रहा है और 27 रजब जो मेराज का दिन है, वाक़या मेराज का, वो करीब आई जाती है। आज हमारे यहाँ 21 रजब है और हम जो है वो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की खैर फरमाए। जहाँ तक इलेक्शन की और सिलेक्शन की और एतमाद की और बदएतमादी की बात है, तो बदएतमादी तो पैदा हो चुकी है। हमारे नियाज़ी साहब ने बदएतमादी इस तरह से कायम की है कि उन्होंने जितनी बातें की हैं, मुबालगा आराई से काम नहीं ले रहा। मैं हकीकत और ग्राउंड रियलिटी आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। यही हमारा तरीक़ाकार है कि इलेक्शन से पहले जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले नियाज़ी साहब जो थे वो इमरान खान थे। इलेक्शन के बाद ये हो गए इमरान नियाज़ी साहब। क्योंकि खान जो होता है ना, वो खान का आपने देखा होगा कि एक बड़ा अहम ये टाइटल है खान। वो अपने वादों का और अपनी बात का और अपनी ज़बान का बड़ा पक्का होता है। और हमने बचपन से सुनते आए, देखते आए कि जो पठान या खान जिसे हम कहते हैं, वो अपनी बात के खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। अपनी बात के खातिर, अपनी ज़बान के खातिर वो पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ देखा है, ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं, फारूक साहब आप जो नियाज़ी साहब क्यों कहते हैं? मैंने कहा खान दफन हो गया इलेक्शन के बाद। अच्छा, इलेक्शन कैंपेन के दौरान खान दफन हो चुका था, अब नियाज़ी रह गया सिर्फ। तो जो भी इन्होंने बातें की थी उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और उससे पहले वो 126 दिन का जो धरना था, उसमें जो इन्होंने वादे बैत किए थे, जो कौम को होप दिलाई थी, जो कौम का मोरल हाई किया था, जो कौम से इंसाफ की बात की थी, जो चोरों को पकड़ने की बात की थी, जो लुटेरों से और लुटा हुआ माल वापस लाने की बात की थी, वो सारे वादे बैत इनके दफन हो गए इलेक्शन होते ही। जैसे ही इनको हमारे, क्योंकि इलेक्शन में ये कामयाब नहीं हुए थे, ये इन्हें अच्छी तरह पता है। इन्होंने इलेक्ट्रोल को, यानी जो जीते हुए लोग पुराने जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, उनको अपने साथ मिलाया और इनको हमारे इदारों ने हमारे सड़कों पर बिठाया। तो इनको पता चल गया कि यार ये इलेक्शन तो कुछ नहीं था, मैं तो जनाब अली जूते चाट के और जनाब अली तस्मे बांध कर ऊपर आया हूँ। तो अब वादे वहीद को भूल जाओ। सही है, इन्होंने वहां से सबक हासिल किया और सबक हासिल करने के बाद इन्होंने कहा वो सब बातें जो थी वो तो जैसे कहते हैं ना किताबी बातें थी सारी, वो कानूनी बातें थी, वो सिर्फ जो थी वो ज़बानी बातें थी। अब आ जाओ अमली तौर पर जो इन्होंने काम करने शुरू किए वो ये किए कि सबसे पहले इन्होंने जनाब अली मदीने की रियासत की जब बात की, तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि मंदिर वो बनाया, क्या नाम है, गुरुद्वारा बनाया। फिर इन्होंने जनाब अली अक़लियतों के अंदर जो लोग थे जिसमें कादियानी है, उनको जनाब अली खुली छूट दी और उनको अपनी काबीना में शामिल किया। सही है। और इसी तरह से हुकूमत के इदारों के खिलाफ जो ये पहले बातें करते थे, उस बातों को उन्होंने पीछे रखा, जो कि उन लोगों ने इनको जो खास इदारे हैं हमारे, उनको पीछे रखा। अब
जो मौजूदा हुकूमत को रन करने वाले सिविल इदारे थे उनके खिलाफ उन्होंने अलग कुशाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये जिन लोगों की सपोर्ट से आए थे उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पहले, पाकिस्तान की आवाम जो है वो इतनी परेशान हो जाए कि आपस में एक दूसरे को लड़के मारने पे तुल जाए। तो अभी ये उस तरफ लेके जा रहे हैं। तो एतमाद तो इनका जो है था वो उस वक्त से आवाम पर से तो उठ गया था कि इन्होंने जितने वादे किए थे उसके हर वादे के अगेंस्ट, यानी एक तो ये होता है कि वादा पूरा नहीं किया, एक ये है कि जो आपने कमिटमेंट किया था उसके अगेंस्ट आपने काम किया, यानी चोरों को आजाद किया, वो बाहर चले गए। महंगाई को आपने कहा था कि हम जो है बिल्कुल खत्म कर देंगे, महंगाई का तूफान आ गया। पेट्रोल, डॉलर, जितने वादे थे कि जी इसकी कीमतों को हम कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, वो सब उलट हो गए। यानी जो वादे करके पूरा ना करे वो बात अलग होती है, जो वादों के बरखिलाफ बात करे वो एक बात दूसरी होती है। इन्होंने जितने वादे किए थे उन सारे वादों के खिलाफ बात की। इन्होंने कहा था जी हम लोटों को पनाह नहीं देंगे, इन्होंने सारे लोटे अपने साथ इकट्ठे कर लिए। इन्होंने कहा जी हम इंसाफ प्रोवाइड करेंगे, इंसाफ इस तरह से प्रोवाइड किया कि चोर और डाकुओं को इन्होंने रिलीफ दिया, और जिन लोगों पे कोई इल्जामात नहीं थे वो अभी तक जेलों के अंदर है। सही है, सहाफत को इन्होंने इस तरह से रिगड़ा है कि इसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। कौन जेलों में जी, जिन पे इल्जामात नहीं थे, नाम तो लीजिए। बस जिन पे खाली इल्जाम है वो जेल में भी रहे, और अब वो आजाद भी हो जाते हैं। अब हमारे एक साफी है बहुत पुराने, मीर शकील रहमान साहब, जो सबसे बड़ा इनका इदारा है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ देख लीजिए क्या हो रहा है। वो अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत पेश ही नहीं किया, जेल में उनको डाला। तो उन्होंने तो अदालतों में डाला ना, इमरान खान ने भाई इस हुकूमत ने डलवाया उन्हें, ये तो हुकूमत में आने के बाद डाले गए हैं वो। इस हुकूमत के साथ सारा कार्रवाई इस हुकूमत की है कि जितने भी नेब के केस हैं, जितने भी जनाब अली इलेक्शन कमीशन, सारे ये हुकूमत की ईमा पे हो रहे हैं। अगर हुकूमत ने नहीं डाला, अदालतों ने डाला है, नेब ने डाला है, तो फिर वो लोग क्यों आजाद हैं जिनको जनाब अली रिलीफ दिया गया है? और भी तो मुजरिम है ना, सिर्फ वही लोग मुजरिम क्यों हैं जो अपोजिशन के हैं, वही जेलों में क्यों हैं जो अपोजिशन के हैं? अगर अदालतों के ये फैसले हैं, अगर ये इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, तो वो सारे लोग भी जेल में होने चाहिए जो हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सिलसिला सारा इन्होंने किया, बदएतमादी की फिजा इन्होंने खुद कायम करी। अब ये एतमाद के वोट की जो इन्होंने बात की है, आज जो ये एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखिए एतमाद का वोट तो इन्हें मिल जाएगा। आपने प्रेडिक्शन कर दी है, आपकी जिंदगी तरफ से फाइनल है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने इनको वजीर आजम बनाया है वो दोनों हाथों में लड्डू रख के आगे चलना चाहते हैं। अच्छा, ना ही इनको इतनी पावर दें कि ये उनके सर पर बैठ जाए, ना ही ये इतनी इनको पावर दें कि ये उनके सर पर बैठ जाए, ना ही वो इनके हाथ से डोर खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इनको चलाना है। तो अब जैसे तैसे करके ये जिस तरह से सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट करके इन्हें बिठाया गया था, इसी तरह से इनका सिलेक्शन कराया जाएगा। अच्छा, इसीलिए इन्होंने फौरी तौर पर जो है एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। और एतमाद का वोट अगर ये ले भी लेते हैं, एतमाद का वोट अगर ये ले भी लेते हैं, तो हमारे हिसाब से, अवाम के हिसाब से, अब इनकी कोई वक्त, कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्यों कि असल रिजल्ट सामने आ गया है। क्या असल रिजल्ट सामने ये आया है कि कौमी असेंबली के अरकान जो इनके अपने थे उन्होंने भी इनको वोट नहीं दिए थे। साथ तो रिजेक्ट हो गए सर, आप पुरानी उसको क्या देख रहे हैं यार? आप देखें जो कुछ भी हुआ रिजेक्ट देखें, गलती हो जाती है। किसी एक ऐसे जिम्मेदार शख्स को जो कौमी असेंबली का मेंबर बन गया हो, मैं नहीं मानता कि वो वोट दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर अपना वोट जाया कर दे। ये वोट जाया किए गए हैं दानिस्ता। देखिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, ऐसा नहीं हो कहीं बात खुल जाए, हम अगर वोट दूसरी पोजीशन को दे देते हैं सामने वाली पार्टी को, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जाया ही कर दो। तो अब उन्होंने वोट जाया किए हैं दानिस्ता। इसका मतलब जो वोट रिजेक्ट हुए हैं उसका मतलब ये वोट दानिस्ता जाया हुए, वो नियाजी साहब को नहीं मिले, उनके नुमाइंदे को नहीं मिले। लेकिन सुन तो लीजिए बात, अब इन तमाम चीजों को अगर सामने रखा जाए तो ये चीज वाज़ेह और क्लियर हो गई कि अब ना ही असेंबली के मेंबरान जो है वो इनके फेवर में है, और आवाम तो पहले ही महंगाई और बेरोजगारी और जनाब अली बेइंसाफी से तंग आकर जनाब अली इनके खिलाफ हो चुकी है। तो अब ये अगर वोट ले भी लें
तो मैं ये समझता हूं कि पीडीएम फिर भी कामयाब है कि वो सेनेट में अपना चेयरमैन ले आई। लेकिन सर अब सेनेट का चेयरमैन उनका होगा और हुकूमत इनकी होगी। ये तो अब ये देखिए वक्त ही बताएगा जी, आज पता चल जाएगा ना, वक्त में आने में देर कितनी लगती है, थोड़ी देर बाद निकल जाएगा। मैं ये कहता हूं कि ये अगर एतमाद का वोट लेने में कामयाब भी हो गए, जो कि नजर आ रहा है हो जाएंगे जी, तो भी ये नाकाम है, ये फेल हो चुकी है। नहीं तो ये तो आप ऐसे ही तो भी ये फेल हो चुकी है। नहीं ऐसे हाथ ये कहने से नाकाम थोड़ी हो जाएगा सर। आप ओ भाई मेरे बात सुनो, देखिए हुकूमत कामयाब वो होती है कि जिसके ऋण इदारों पे बरकरार है। आप ऐसे शख्स को कामयाब कह रहे हैं जो अपने इदारों की तस्लील का बाइस बनना है। ये कामयाब होने के बाद भी इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तलवार लटकेगी। अब इसने इलेक्शन कमीशन को बुरा भरा नहीं, जरूरत तो देखे ना उनकी कि उन्होंने आंखों में आंखें डाल के इलेक्शन कमीशन को बात ललकारा है और साथ में एतमाद के वोट का ऐलान कर दिया। तो अब रिजल्ट सामने आ जाएगा ना। अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, जो कि कामयाब हो जाएंगे वोट लेने के अंदर, तो भी ये नाकाम है। इसलिए इनकी कामयाबी के पीछे फिर खुफिया हाथ होगा, फिर इनकी कामयाबी। जी बिल्कुल, अदरवाइज ये कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा। अगर न्यूट्रल एम्पायर रहा तो ये कामयाब नहीं होंगे। इन्हें 160 वोट मिलेंगे। लिख लिए मेरी बात को, नोट कर लीजिए। नहीं इन्हें 160 वोट मिलेंगे, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। लस नोट कर लीजिए 160। मेरे सामने तो 180 वोट मिलेंगे। 160 वोट मिलेंगे अगर न्यूट्रल एम्पायर रहा तो 160, इससे ऊपर नहीं जाएगा फिगर इनका। नहीं, मुश्किल है। इनका फिगर 7 का है जी। 160 इज इक्वल टू 7, बस खत्म कहानी इनकी। नहीं, जी जनाब, ये है आज का रिजल्ट। ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, अभी थोड़ी देर की बात है। देखिए 3 घंटे आ गए, हम मलेशिया में 3 घंटे आ गए, थोड़ी देर की बात है। लेकिन रिजल्ट सामने आ जाएगा अगर इलेक्शन ये हो जाते हैं जैसे होने जा रहे हैं। कुरैशी साहब ने जो प्रेडिक्शन की है, देखते हैं अगर कुरैशी साहब की प्रेडिक्शन किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन मेरे सामने इमरान खान साहब 170 प्लस वोट लेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके सामने। आसिफ अदानी ने नवाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया है, वज़ीर आज़म से इस्तीफा और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। ये तो पुराना मुतालबा है। चलिए ठीक है, इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है, वो करप्शन से सीढ़े किए हैं। अब आप उसके ऊपर उन्होंने एक बात बताऊं। देखिए फारूक साहब, आप भी गवाह इस बात के। मैं पिछले 3-4 महीने से एक बात मैंने कही थी, और अब आप देखिए कि बिलावल जरदारी उसी तरफ गए। मैंने जब अभी इलेक्शन भी नहीं शुरू हुए थे, कहां पर, गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर, उससे पहले मैंने ये कहा था कि पीडीएम अगर अपना रुख सही रखे, अपनी तहरीक को कामयाब करना चाहती है, तो उसे पंजाब को कंट्रोल करना है। और पंजाब के अंदर बहुत माइनर सा फर्क है। अगर पंजाब के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद लाके पंजाब असेंबली से पीटीआई की हुकूमत खत्म करने में कामयाब हो जाती है, तो मरकजी हुकूमत खुद ब खुद इनके कदमों में बैठ जाएगी। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 दिन पहले का ये बयानिया है कि जी हम पहले जो है वो पंजाब में कंट्रोल करेंगे। यानी पंजाब में कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि पंजाब हुकूमत में अदब एतमाद लाएंगे, पंजाब वो वहां लाएंगे। क्योंकि अभी शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं, हमजा शहबाज, वो भी बाहर आ चुके हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं। अगर ये बात मेरी उस वक्त मान लेते तो ये नियाजी साहब की हुकूमत 2021 नहीं देखती, तख्त हो जाना था जी। 2000 अगर ये सही से लेके चलते अपनी तहरीक को, तो ये 2000 नियाजी साहब की हुकूमत नहीं देखती। ये पंजाब की, देखें सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ही, पंजाब में और इनकी हुकूमत आती। 2 बड़े सूबे पाकिस्तान के, 2 बड़े सूबे जिसमें अगर मरकजी हुकूमत दूसरी जमात, सूबाई हुकूमत दूसरी जमात की हो, तो मरकज में हुकूमत उसकी कायम कैसे रहेगी। ये सिलसिला था। अब वो इस तरफ आए हैं, ये लॉन्ग मार्च धरने, ये फलाना धमाका, इसमें उन्होंने टाइम वेस्ट किया और उसको हुकूमत को अपने आप को स्टेबल करने का मौका भी मिल गया। इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, अवाम को बेवकूफ बना। देखें ये उसके बाद, ये हमारे बयानियों के बाद ये सारा सिलसिला हुआ है कि इन्होंने अब प्रोजेक्ट लॉन्च करने शुरू किए। हुकूमत ने आवाम को धोखा देने के लिए अपने असेंबली के मेंबरान को करोड़ों रुपए दिए उनको लेने के लिए। अगर ये काम उस वक्त कर लेते तो अब तक इनका धन हो चुका। 50 लाख जॉब्स क्रिएट करने के लिए ये सारे सब ड्रामे हैं। 50 लाख घर और 5 करोड़ जॉब। देखते हैं कितना क्या करेंगे, अल्लाह ताला करम फरमाए। जहां तक बात ये कि फजलुर रहमान साहब की और जरदारी साहब की और दूसरे जो हमारे जिम्मेदार जमातों के लोग हैं, देखें वो
खुद भी तो दूध के धुले में नहीं है ना, लेकिन ये है कि उन्होंने जो चालें चली है, उन्होंने सियासत खेली है, वो सियासत खेलने में कामयाब हुआ है। मरियम बीबी भी जो है ना निखर गई है सियासत के अंदर। ये इनको जो इतना टाइम मिला है ना, असल में वो टाइम गेन कर रहे थे दोनों। ये इतना जो टाइम हुकूमत को दिया है, ये जरदारी चाहते थे कि बिलावल भी थोड़ा सा मंद जाए, और उधर नवाज शरीफ भी चाहते थे कि उनकी साहबजादी जो है ना वो थोड़ा सा सियासत को समझ ले, सीख ले। तो इन दोनों ने ये 3 4 6 महीने जो गुजारे ना, ये एक तरह से स्टडी कर रहे थे। अच्छा। ये अपने आप को जो है ना वो तैयार कर रहे थे, तो तैयारी में वो कामयाब हो गए। अच्छा। वो कामयाब हुए। इलेक्शन सेनेट का जो है उसने ये साबित कर दिया कि वो कामयाब हो गए। अच्छा। तैयार हो चुके हैं वो, अब आगे सियासत करने के लिए ये दोनों तैयार है। अच्छा, यानी कि आपके हिसाब से अब ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं और जी। अगले जो आम इंतखाबात हैं इसमें ये जी। अच्छा, ये बताएं कि दोनों ये पीडीएम जो है, ये अगला जो इलेक्शन हो सपोज अगर हो जाता है, अगली हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की होगी। नहीं, तो तयशुदा बात है। ये तयशुदा बात है। नून लीग का अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको। नहीं, वो कहां रहेगी? नून लीग का वो था ना, आपकी तुम्हारी बारी फिर मेरी बारी, तो पहले पीपल्स पार्टी की बारी थी, फिर नून लीग की बारी हुई, अब फिर पीपल्स पार्टी की बारी होगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा। नहीं, हमेशा उसके बाद देखा जाएगा। पीपल्स पार्टी को ना हमेशा धोखा दिए, और ये इस बार अभी वो आगे की बात है, अभी आगे की बात है। अभी ये देखना होगा कि हमारे इदारे किसको सपोर्ट करते हैं, ये देखना होगा। जिनको इदारे सपोर्ट करेंगे उसकी हुकूमत। अच्छा, इमरान खान साहब ने नजर जो आ रहा है वो पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है। राब्ते किए हैं, तो देखते हैं अभी उनका एतमाद का वोट का क्या बनता है। इमरान खान के इत्यादी जमातों से राब्ते करना ना करना सब एक बराबर ही है। इमरान खान को पैसे लेना और पैसे देने का खेल बहुत अच्छा आता है। जो हमारे साबका हुक्मरान से उससे अच्छा उन्होंने खेल खेला है। जब से इनकी जो हुकूमत बनी है, क्या नाम है, खैबर पख्तूनख्वा में, अब केपीके में, उससे पहले ये तो खिलाड़ी है ना इस चीज के। लेकिन ना कौन सा चंदा लेना इनको आता है, अपोजिशन का बयान कौन सा चंदा लेना इन्हें आता है। हॉस्पिटल बना लिया अपनी माँ के नाम का, कौन सा चंदा लेके आवाम के लिए नहीं बना कि हफीज शेख की नाकामी पर जो 4-5 वफाकी वज़रा बैठ गए थे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो मैं वो तो मैं ये वो कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में तरदीद की थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, और जो जबान उन्होंने इस्तेमाल किए वो मजम्मत काबिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो 7 वज़रा बैठे थे वो सब वो जो बीबी जो है आपकी जो बड़ी चहेती हैं सियालकोट की आपा जी, आपकी जो है देखिए आपा जी बोल रही आपा जी किरदार ही नहीं है, देखिए फिर भी बोले जा रहे हैं। असल में आपा जी को जो है ना इन्होंने एक वो बना के रखा हुआ है। देखिए हर जमात के अंदर कोई ना कोई शोचा छोड़ने वाला होता है, तो आपा जी शोचे छोड़ती रहती है। और एक शिवली जो रखा हुआ अपने साथ, शिवली नुमानी, वो अपनी बातें करते हैं। शिवली फराज जो है ना। अच्छा, एक चीज आपसे मैंने पूछना भूल जाता हूँ, पिछले बार भूल गया था। जी, ये बताइए कि आपके जो सबसे चहेते वजीर हैं वो कहाँ गायब हैं? 4-5 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने तो कहा था कि अब वो थोड़ी देर गायब रहेंगे। कहाँ है वो? उनको थोड़ा चपात पड़ी है ना ऊपर से, तुम ज्यादा क्यों बोलते हो, बांधा हुआ कहीं। अब देखें क्या होगा अंदर। उनकी वैसे बोलती तो बंद हो चुकी है, वो ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर कट बिल्कुल खुल के ये बात कही थी कि जी हम इलेक्शन जीत चुके हैं। सेनेट का जो है ना हफीज साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। तो हो गया करिए, तो हुआ क्या, वो देख लिया। तो अब वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए खामोश है। उनकी ढोलकी फट गई है सर। आप तो उनको भाड़ उनकी ढोलकी फट गई है ना, उनको तो बोलना है। उनकी ढोलकी फट गई है, तो ढोल की तो नहीं आ जाती। नहीं, वो टाइम लगेगा थोड़ा, नई ढोल की। लेकिन आप बोले जा रही हैं हम क्लीन कर देंगे। आपा के पिस्टन और रिंग अभी नए पड़े ना। अच्छा। वो उधर से निकल के इधर आई ना, मरकज से निकल के सूबे में आई, तो उनके नए पिस्टन और उनका और वाली होके आई, तो कुछ दिन चलेगी उनकी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शेख रशीद साहब जो आपके शहीद वजीर हैं वो खामोश करा, वो आएंगे, वो अभी आएंगे जब अगर आज रियाजी साहब जो है ना वो कौम को एक बार फिर धोखा देने में कामयाब हो गए। अगर रियाजी साहब फिर क्या बनेगा? अगर रियाजी साहब एक बार फिर कौम का धोखा देने में कामयाब हो गए, यानी असेंबली के मेंबरान को धोखा देने में कामयाब हो गए और उनको अक्सरियत मिल गई, तो फिर वो जो बड़े भांड है ना वो भी मैदान में नजर आएंगे। हो सकता है कि बड़े भांड में बैठना पड़ जाए, तो वो तो खैर वो तो हैं, आप बुद्धिजन के भी काबिल नहीं है। नहीं तो क्या बनेगा ना, उनको तो मलका नूर जाके कदमों में जाके बैठना चाहिए जो उनके हरकत है। सही ना, ऐसे वजीरों पर नालच भेजिए जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत करना जानते हो, अपनी ऐसे वजीरों पर नालच भेजिए जनाब, ऐसे नालच भेजिए उनके ऊपर।
सही है, शर्म आनी चाहिए। आपके शहर से ताल्लुक रखते छोड़ दिए शहर से जी। कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, मेरे शहर से ताल्लुक रखते हैं तो क्या हुआ। जी। ऐसे वजीरों पर मैं नाराज बैठता हूँ जो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते। अच्छा, तो आज ये फिर आपके हिसाब से इमरान खान साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे? मैंने क्या कहा है, फिर नोट कर ले। इमरान नियाजी साहब अगर एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, एक बार फिर असेंबली के मेंबरान को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, फिर भी मेरे हिसाब से ये फेल है। चले आपके हिसाब से फेल है, लेकिन अगर इनको इदारों ने सपोर्ट नहीं करी तो इनको सिर्फ 160 वोट मिलेंगे, 160 वोट मिलेंगे। नाज़रीन आप पॉइंट नोट कर लीजिए, कुर्सी साहब के हिसाब से इमरान खान साहब को 160 मिलेंगे, मेरे हिसाब से 170 प्लस मिलेंगे। चलिए, तो नाज़रीन उम्मीद आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। देखते हैं इमरान खान साहब एतमाद का वोट कितने वोटों से हासिल कर पाते हैं। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।